अब अपने समय वेस्ट न करें, अपनी बात ही करें। हैं? भाई चुप ही रहना बेहतर है, टिप्पणी नहीं करें तो बेहतर है। चलिए देखो, एक तो आपसे एक बात पूछनी हुई है कि मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने कल एक बात कही थी कि क्या आप लोग इतने दिन क्लास नहीं हुई तो इसको थोड़ा सा स्टडी किया करो, यूँ नहीं कि हम पढ़े नहीं और फिर काम खराब हो जाए। देखो, आपकी किताबों में जो सीधी बात लिखी होती शाहजहां का टाइम, तिथियां सब में गड़बड़ करी हुई। आज मैंने गौर किया, शाहजहां गद्दी पर कब किस दिन बैठा तो सब में गड़बड़ है, कोई 6 फरवरी कोई 5 फरवरी, इसलिए बात ही नहीं। एक सही उत्तर जिसको मैं बिल्कुल सही रख दूं वो ये रहेगा, बिना तारीख के। तो जिसका अब बड़ा बड़ा नाम पढ़ने की जरूरत नहीं, अबुल मुजफ्फर, शहाबुद्दीन, मोहम्मद साहब, किरान एहसानी, कोई जरूरत नहीं उसका पढ़ने की। जो मेन बात है वो ये, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे लौटाओ। यहाँ पर मारवाड़, मारवाड़ से हम किसका तात्पर्य है? जोधपुर से। और एक नाम जो बहुत पीछे रह गया, मालदेव। मालदेव ने हुमायूं को मदद के लिए बुलाया था, ये वही मालदेव है। मालदेव के जो बेटे थे, जिसमें एक ये भी था, गद्दी चंद्रसेन को मिली थी। दोबारा बात कर दूं, 1583 में अकबर ने चंद्रसेन के मरने के बाद उदय को गद्दी पर बैठाया। मोटा राजा उदय सिंह के नाम से ये बैठा। इसी की बेटी थी जगत गोसाई, जिसको आप नाम देते हो जोधाबाई। 1586 में सही उत्तर यह है, कुछ 85 भी लिखते हैं। और 1592 में किसका जन्म हुआ? खुर्रम का। खुर्रम को दक्षिण भारत के अभियानों के तहत शाहजहां की उपाधि मिली, हमने कल भी पढ़ा। बीजापुर के शासक आदिल शाह को फरजंद की उपाधि मिली। लेकिन अब सवाल ये है, ये भी याद रखना, जोधाबाई बेटी किसकी? उदय सिंह की। और जोधाबाई का बेटा, थोड़ा सा यहाँ चैप्टर क्लियर कर दूं, इसी उदय सिंह का एक बेटा ये भी था, सूर सिंह, और एक बेटा गज सिंह। ये थोड़ा राजस्थान की बात है इसलिए, और क्योंकि औरंगजेब में तो फिर वही पढ़ना है। गज सिंह का बेटा था जो गद्दी पर बैठा था, जसवंत, महाराजा जसवंत सिंह। गौर कीजिए, जोधाबाई का बेटा तो खुर्रम और जोधाबाई का भाई सूर सिंह। गौर करना, तो सूर सिंह खुर्रम का क्या लगा? मामा लगा। तो फिर गज सिंह खुर्रम का क्या? भाई हुआ। और एक बात आज याद रखना, गज सिंह का बेटा और खुर्रम गज सिंह का भाई, ममेरा भाई, तो इसका स्नेह इसके साथ बहुत था। अब इसका उत्तर एक ही निकलेगा, जब शाहजहां के बाद शाहजहां ने अपने काल में जसवंत सिंह को हर छोटे छोटे काम पर मनसब बढ़ाता रहा। जितनी जल्दी तरक्की जसवंत सिंह की शाहजहां के काल में हुई, उतनी जल्दी तरक्की किसी की नहीं हुई, आमेर वालों की भी नहीं हुई। वजह क्या थी? एक तो बड़ा नजदीक का रिश्ता था, दूसरा शाहजहां आमेर के राजाओं की पावर को बैलेंस करना चाहता था, मतलब कि इनको इतना महत्वाकांक्षी ना होने दिया जाए, दूसरों को भी बराबर रखा जाए। तो आप लोग एक बात पढ़ते हो कि मान सिंह का मनसब 7000 का था, जसवंत सिंह का भी 7000 का था। ये भी याद रखना, आगे चलकर वो विवाद की बात है, मनसब तो बढ़ गए थे, लेकिन 7 तक पहुंचने वाला ये भी था, क्योंकि इसके ऊपर खुर्रम की बड़ी विशेष कृपा थी। तो अब बात शुरू करते हैं। जब शाहजहां गद्दी पर बैठा 1628 में, और इसके साथ जिस लड़की का विवाह हुआ था 1612 में, वो लड़की अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको आप मुमताज के नाम से जानते हैं, साहिबा जमाल जिसकी उपाधि, जो बुरहानपुर में 1631 में मर गई थी। वो बात तो बाद में, जब उसका जीवन पूरा हो जाएगा। जैसे ही शाहजहां गद्दी पर बैठा, कुछ करता उससे पहले 2-4 विद्रोह हो गए। और थोड़ा सा इनको ज्यादा गहराई में नहीं जाना, पर थोड़ा समझना जरूरी है। एक तो इसका विद्रोह हुआ, एक इस एरिया में विद्रोह हुआ, जिसको आप अपनी किताबों में किस नाम से जानते हो? ओरछा। ये हो गया। 2 तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं एक टॉपिक और जोड़ दूं, फिर वो अलग नहीं, जिसके साथ हम पढ़ते हैं कि सिखों के साथ भी उसका संघर्ष हुआ। फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे उसके साम्राज्य विस्तार की। पहले ये चीजें जान लें। खान जहां लोधी। खान जहां लोधी कौन? देखिए, अकबर के दरबार में एक नवरत्नों में एक लड़का था, अब्दुल रहीम खान खाना, सब जानते हैं। अब्दुल रहीम की उपाधि खाने खाना थी।
और उसके मरने के बाद ये उपाधि इसको मिली खाने खाना की, और इसको जहाँ ये सलाहकार भी रहा अब्दुल रहीम का कुछ समय, इसकी ड्यूटी जहाँ लगाई गई थी वो थी दक्षिण भारत। ये दक्षिण भारत में रहा, लेकिन वहाँ जाकर इसने विद्रोह कर दिया, और इसके विद्रोह का लाभ उठाकर बीजापुर और गोलकुंडा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इसके विद्रोह को दबाने का काम किया खुर्रम ने। ये बस इतना याद रखने, सबसे पहला विद्रोह इसने किया 1628 से 31 के मध्य। इसने थोड़ा तंग किया दक्षिण में, लेकिन आखिरकार ये मारा गया और 3 साल में इसका विद्रोह दबा दिया गया। लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ से पेपरों में प्रश्न अक्सर आया है। बुंदेलखंड, ओरछा, ये जगह याद रखिए, झांसी। ओरछा में प्रश्न पढ़ने से पहले ये बात जान लें, आपने एक नाम सुना है और उस नाम को तो कोई नहीं भूलता, अबुल फजल। इसकी हत्या करने वाला कौन था? वीर सिंह बुंदेला, 1602। इसीलिए मरवाया किसने? सलीम ने। ये बात याद रखनी है। सलीम ने अपने बहुत ही साथी, करीबी साथी वीर सिंह बुंदेला से अबुल फजल की हत्या करवा दी, और राजस्थान का अबुल फजल मुनहोत नैन्सी कहलाता है, जो महाराजा जसवंत सिंह का दीवान था। तो वीर सिंह बुंदेला को बहुत कृपा मिली सलीम की। जब सलीम गद्दी पर बैठा, बड़ा मनसब मिला, बड़े कृपा पात्र रहा, और उसी कृपा को पाकर ये लोग थोड़े महत्वाकांक्षी हो गए। लेकिन जिस समय शाहजहां गद्दी पर बैठा, उस समय वीर सिंह गद्दी पर नहीं था, उस समय इसका बेटा था। भाई अगर आप इसको पढ़ो अबुल फजल के बारे में, तो फिर बहुत डीप बात होगी। अबुल फजल जो लिखता था वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें लिख जाता, और सबसे बड़ी बात है सलीम इसका दुश्मन इसलिए बना क्योंकि अकबर का ये समर्थक था, और सलीम अकबर का विरोधी था, और 1-2 बार अभियान करवाया था इसके खिलाफ, इसको समझाने के लिए भेजा था बार बार उसे, इसलिए वो तंग आ गया इससे और इसको मरवा दिया। और एक बात और, जिस समय जहांगीर इलाहाबाद में था और उसको जब भेजा जा रहा था राणा अमर सिंह के खिलाफ, तो सलीम तो गया नहीं, तो फिर अबुल फजल को समझाने के लिए भेजा गया, लेकिन वो इसकी बात नहीं माना। और एक बात सैद्धांतिक रूप से मैं बता दूं, जब इसका कारण ढूंढोगे तो सीधा नहीं मिलेगा। सलीम ने अपने पिता के काम में टांग अड़ानी थी। वो जहां भी जाता था अपने आप को विद्रोही घोषित कर देता था, अपने नाम के सिक्के डलवा लेता था, और ये उसका बहुत करीबी था। इसलिए इसको मारने का मतलब ये नहीं था कि इससे दुश्मनी थी, वो अकबर को नुकसान पहुंचा रहा था। जैसे बीरबल मरा था तो अकबर को बहुत दुख हुआ था, इसलिए ये अकबर का कह दूं सरकारी कवि तो नहीं था, लेकिन इसकी इज्जत बहुत थी दरबार में। थोड़ा सा मनसब था लेकिन फिर भी इज्जत बहुत थी। इसलिए सलीम तो बेवकूफ़ी में, शराब के नशों में बहुत से ऐसे काम कर गया। और मैंने ये भी कहा था, एक बार उसको सनानागार में बंद भी करके रखा था अकबर ने 10 दिनों के लिए। तो इसलिए उसकी बेवकूफ़ियों का नतीजा है ये। इसका उत्तर मैं यहाँ तो कैसे दे सकता हूँ। आपने ये पढ़ा कि गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवाई सलीम ने। कोई प्रेरणा से ऐसा नहीं था कि मैं सिखों का दुश्मन हूँ इसलिए मार दूँ। आप किताब पढ़ना, उत्तर में क्षणिक मनोवृत्ति के वशीभूत होकर उसने उनको मार दिया। लेकिन बाद में उसने जो भी काम किए, कहीं भी दुश्मनी नहीं की उसने हिंदुओं से, लेकिन इस मामले में कर गया, राजौरी में कर गया, कांगड़ा में कर गया। लेकिन बहुत बड़ी बात वीडी महाजन ने लिखी है कि इसका मतलब ये नहीं मान लेना चाहिए कि जहांगीर ने कोई सिखों से दुश्मनी करते हुए उसको मारा। नहीं, वो एक क्षणिक मनोवृत्ति थी जिसमें ये भी बह गया, जिसमें वो भी बह गया। उसने अपने पिता को नुकसान पहुंचाया, और जिसमें एक व्यक्ति तो लड़ते हुए ही मर गया था, यूसुफ जइयों के खिलाफ बीरबल। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, इनके ऊपर सबसे ज्यादा कृपा किसकी रही? सलीम की। ये मर गया था जब शाहजहां गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर था अब इसका बेटा जुझार सिंह। ये याद रखना है। इस पूरे कंसेप्ट में थोड़ी सी गड़बड़ और आगे रहेगी। जुझार सिंह ने विद्रोह नहीं किया, विद्रोह करने की वजह क्या बनी, ये थोड़ा मामला टेढ़ा है। पहले वीर सिंह, फिर उसका बेटा जुझार सिंह, और जुझार सिंह का बेटा विक्रमजीत। 3 नाम याद रखने। जुझार सिंह आगरा जा रहा था शाहजहां की गद्दी पर बैठने के साथ, नजराने लेकर, भेंट लेकर उसको बहुत ही बधाई देने जा रहा था कि इन्हीं दिनों में खबर मिली शाहजहां को कि जुझार सिंह के बेटे विक्रमजीत ने अपनी रियासत में जनता को तंग करना शुरू कर दिया है, और जितने टैक्स वहां से वसूल करता है उसकी सही रिपोर्ट मुगल दरबार में नहीं आती। तो कुछ नहीं किया शाहजहां ने, जुझार सिंह को एक बात की कि मुझे आपके बेटे की आमदनी की जांच करनी है, उसके खातों की जांच करनी है। और इससे नाराज हो गया, ये वापिस चला गया। दोनों बाप बेटों ने विद्रोह कर दिया। तो एक बार तो 1 साल में इनके विद्रोह को दबा दिया गया, 1628 से 1629, और इसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन फिर गड़बड़ हुई। जिस समय शाहजहां दक्षिण में था, बीजापुर और गोलकुंडा की विजय में व्यस्त था, इसने फिर फायदा उठाया। इन दोनों बाप बेटों ने
फिर विद्रोह कर दिया। लेकिन इसका अंत में संक्षेप में कर दूं, 1635 ईस्वी में एक दिन जंगल में सोते हुए गोंड जाति के लोगों ने धोखे से इन दोनों बाप बेटों को मार दिया। लेकिन गड़बड़ अभी इतनी पूरी नहीं हुई, ये दोनों मर गए। शाहजहां बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन इसके बाद एक व्यक्ति को झांसी ओरछा दे दिया गया, देवा सिंह को। देवा सिंह किनका विरोधी था? इन दोनों का। और शाहजहां ने लाभ उठाया, इनके विरोधी को दे दिया। लेकिन इसका विरोध करने वाला भी एक व्यक्ति और है, जिसको आप आगे पढ़ते हो, छत्रसाल। किसका बेटा? चंपत राय का। चंपत राय बहुत वफादार आदमी था ओरछा का, और इसने इसी देवा सिंह से इसको आजाद कराने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति उसका बेटा छत्रसाल था। गड़बड़ क्या होती है? हम गड़बड़ कहाँ करते हैं? वीर सिंह बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला, विक्रमजीत और उसका बेटा मान बैठते हैं इसको, जब लगातार नाम आता है किताबों में। ये उसका बेटा नहीं है, ये दरबार के एक मंत्री का बेटा है, जिसने इस रियासत को बचाने के लिए अपने प्राण गंवाए हैं। तो ये याद रहे। जहांगीर का समकालीन वीर सिंह, शाहजहां का समकालीन जूझर सिंह या जुझार सिंह, और उसका बेटा विक्रमजीत। गोंडों ने मार दिया, मुगलों ने नहीं मारा, ये ध्यान रखना है। जंगल में सोते हुए गोंड जाति रहती थी वहां झांसी में, और उसके बाद जिसको मिल गया ओरछा, देवा सिंह, और जो बाद में लड़ाई लड़ने वाला उसको वापस पाने के लिए छत्रसाल, जिसका बेटा चंपत राय का। तो दो विद्रोह तो पूरे हुए, लेकिन यहाँ मामला टेढ़ा है। यहाँ से प्रश्न आता है, और आप छोटी सी बात तो आप भी पढ़ लेते हो, किताब में लिखा है कि एक बार 1628 में ही क्या हुआ, गद्दी पर बैठते ही कुछ दिनों बाद शाहजहां शिकार करने गया, और शाहजहां का एक बाज उड़ता हुआ किसके खेमे में चला गया? गुरु हर गोविंद के। ये याद रखना, हर गोविंद और हर राय, हरि कृष्ण, तीन बिल्कुल एक जैसे नाम हैं, और एक जैसे नाम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हर गोविंद सिंह जी ने वो बाज लौटाने से इनकार कर दिया, ये तो हम पढ़ते हैं। और बाद में देखिए लड़ाई नहीं हुई, कहते हैं गुरु हरगोविंद जी के कुछ मित्र परिचित जानकार शाहजहां के दरबार में भी रहते थे, उन्होंने दोनों में सुलह करवा दी और लड़ाई नहीं होने दी। थोड़े दिन में एक और घटना घट गई। व्यास नदी के तट पर गुरु ने एक नगर बसाना शुरू कर दिया अपने ही नाम से, गोविंदपुर। वो किसे रास नहीं आया? शाहजहां को। और वो सामरिक दृष्टि से मुगलों के खिलाफ भी जा रहा था। एक वो ऐसी चौकी बन सकती थी जिसका आधार बनाकर सिख लड़ सकते थे, तो शाहजहां ने उनको किला बनाने से मना कर दिया। 2 बार सेना भेजी गई, दोनों बार गुरु हरगोविंद ने उनको पराजित कर दिया। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे दिमाग में एक बात आज तक रहती है कि मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ तलवार उठाने वाला पहला व्यक्ति गुरु गोविंद था। लेकिन ये मत भूलना कि मुठभेड़ें पहले नहीं हुई, मुठभेड़ पहले भी हुई है, और गुरु हरगोविंद जी ने उसमें बिल्कुल रोल प्ले किया। गोविंदपुर बसाया, 2 बार सेना भेजी गई, दोनों बार पराजित कर दी गई। एक घटना और घट गई जिससे शाहजहां बहुत दुखी हुआ। विधि चंद नाम का एक डाकू था, और एक बार उसने क्या किया, मुगलों के 2 अच्छी क्वालिटी के घोड़े चुरा लिए, छीन लिए, और वो ले जाकर किसको दे दिए? गुरु हरगोविंद को। गुरु हरगोविंद का वो भक्त था, उसने कहा गुरु जी आप रख लीजिए, मैंने जरूर चोरी की है, लेकिन मैंने चोरों की चोरी की है, वो लोगों को तंग करते हैं, मैंने उनके छीन लिए और उनको दे दिए। गुरु ने रख लिए, और शाहजहां को खबर मिली, उसने कहा मुझे घोड़े लौटा दो। गुरु ने नहीं लौटाए। फिर एक सेना की टुकड़ी भेजी गई, गुरु ने पराजित कर दिया। इसलिए गुरु जीते जी उनसे तो पराजित नहीं हुए, लेकिन 1645 ईस्वी में कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर नाम की जगह पर गुरु हरगोविंद जी की खुद की मृत्यु हो गई, और वो अपनी गद्दी देकर चले गए गुरु हर राय को। तो ये सिखों के साथ इनका एक संघर्ष चलता रहा। लेकिन शाहजहां के बारे में फिर बता दूं, शाहजहां खुर्रम बचपन का नाम, नूरजहां गुट का भी सदस्य रहा, जोधाबाई की संतान था, मारवाड़ में इसका ननिहाल था, और गज सिंह उसका भाई था, और उसका बेटा जसवंत सिंह उसका भाई का बेटा, यानी कि गज सिंह का बेटा। लेकिन अब बात ये, गद्दी पर बैठते उसको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, 3 लोग, खाने जहां लोधी, बुंदेलखंड में ओरछा जगह का नाम था। वीर सिंह मरने के बाद शाहजहां का समकालीन जूझर सिंह, विक्रमजीत। उसके बाद सिखों की किस गुरु से झगड़ा हुआ? गुरु हर गोविंद से, ये याद रखना। अब इसके बाद एक छोटी सी बात जोड़ दूं, शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन 1631 जिस जगह पर हुआ, उस जगह का नाम बुरहानपुर। बुरहानपुर किसकी राजधानी? खान देश की। खान देश का प्रवेश द्वार कहलाता था बुरहानपुर। वहां मर गई, और उसे कुछ दिनों के लिए वहीं एक सुंदर से बाग में दफनाया गया। फिर वहां से उसके शव को निकाला गया और उसको दफनाया गया जहां आज बना हुआ है ताजमहल। मैं अभी संक्षिप्त बात कर जाऊं, बाकी तो कला में। ताजमहल बनाने के लिए
दूर दूर से लोग आए थे। और एक जो आपके काम की लाइन, बाकी तो जीके में हो जाती है, हवेल एक बहुत प्रसिद्ध लेखक, जिसने कहा है कि भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है ताजमहल, भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा। और इसको बनाने में 22 साल लगे, 22 फीट नीचे चबूतरे पर बना। आशीर्वादी लाल जी के अनुसार 50 लाख रुपए लगे, बाकी सारे लेखकों के अनुसार 9 करोड़ रुपए लगे। इसको बनाने वाले लोग दो बहुत प्रसिद्ध हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी जिसने नक्शा बनाया, और उस्ताद ईसा खां जिसने इसका मिस्त्री, यानी कि जिसने इसको बनाया, जिसका प्रधान मिस्त्री था। बाकी तो कला में बात करेंगे, नादिर उल असर उपाधि थी अहमद लाहौरी की। लेकिन अभी इतना, 1631 में मरी, बुरहानपुर में दफनाया गया ताजमहल में, उसके ऊपर कब्र बनी, और पित्रा ड्यूरा का प्रयोग ताजमहल में भी है, ये भी याद रखना। अकेले वही नहीं है एतमाउद्दौला का मकबरा, उसमें भी है। उसके बाद तो होने लगा, और अब ये घटनाएं घट गई। और अब शाहजहां ने कहाँ पे अभियान किया? दक्षिण भारत। और आपको एक बात याद रखनी है, अगर मैं क्रम लिख रहा हूँ पहले, अगर आपको कुछ याद नहीं रहता तो एक उत्तर लिख रहा हूँ, वो नेट के पेपर में भी सीधा आया, उलझने की जरूरत नहीं। सबसे पहले दक्षिण भारत को जीतने की शुरुआत करने वाला व्यक्ति था अकबर। उसने खानदेश, बरार और अहमदनगर 3 विजय किए थे। लेकिन जैसे ही जहांगीर गद्दी पर बैठा, वो फिर विद्रोह कर दिया। तो जहांगीर के काल में विद्रोह को दबाया ही गया, पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया। लेकिन अब प्रश्न आता है इस व्यक्ति से, शाहजहां के बारे में लिखूं तो उत्तर तो ये है, 1636 में बीजापुर और 1637 में गोलकुंडा। एक उत्तर अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, ज्यादा कहानी समझ में नहीं आए तो। फिर आता है एक व्यक्ति औरंगजेब, जिसको आप पढ़ोगे 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा। तो ये तो एक सीधा उत्तर है। अगर आप लोगों को परेशानी होती है किसी को कहानी समझने में, तो ये है, इसने इस साल जीता, इसने इसको पूरी तरह से जीता, इसके बाद ये शामिल कर लिए गए। लेकिन अब कहानी इनकी है क्या? संक्षेप में, शाहजहां ने बीजापुर को जीतने का प्रयास करने की वजह क्या थी? और अब उस कहानी को जोड़िए। आपने एक नाम सुना था, मलिक अंबर। मलिक अंबर तो मर गया, लेकिन उसका बेटा वो फिर तान लड़ाने लगा, फतेह खां। मलिक अंबर जब तक जिया, बाद में एक बार विद्रोह किया था, बाद में उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। जब तक जिया मुगलों के साथ दुश्मनी नहीं ली। जैसे मलिक अंबर मर गया, उसके बेटे फतेह खां ने मुर्तजा निजाम शाह, जो अहमदनगर के राजा थे इस समय, मुर्तजा निजाम शाह सेकंड, उसके साथ इसकी अच्छी पड़ती थी। और इसने क्या किया? मुगलों के खिलाफ पंगे लेने शुरू कर दिए। लेकिन थोड़े समय में इसने एक बात सोची, अगर मैं अकेला लड़ूंगा तो मैं मुगलों से पार नहीं पा पाऊंगा। इसने क्या किया? बीजापुर को मित्र बनाने की सोची। बीजापुर क्या करते? एक प्रश्न और भी याद रखना, दक्षिण भारत में मुगलों के खिलाफ अगर रोज रोज विद्रोहात्मक घटनाओं को जन्म देने वाले थे तो बीजापुर और गोलकुंडा, ये याद रखना। तो बीजापुर ने फतेह खां का साथ दिया, और अब फतेह खां को लगा कि मैं तो अहमदनगर पर ही अधिकार कर लूं तो ठीक नहीं है। इसने एक झूठी खबर, एक चाल चली, शाहजहां को एक पत्र लिखा कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ संधि करना चाहता हूं, और मैंने मेरे सुल्तान को बंदी बना लिया। गौर करना इस कहानी को। सुल्तान कौन? मुर्तजा निजाम शाह सेकंड, अहमदनगर का राजा। शाहजहां होशियार था, उसने कहा कहीं ये धोखा ही ना करें। उसने कहा ठीक है, अगर आपने बंदी बना लिया है तो मेरा आदेश है उसको मार दो। और इसने कहा किया, इसने अपने राजा को मार दिया और उसके छोटे से बेटे हुसैन को गद्दी पर बैठा दिया, खुद उसका प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन उसने अधीनता तो स्वीकार कर ली मुगलों की, समय पाकर वो बाद में उठा। ये घटना तो घटी थी 1636 में, ये घटना घट गई। शाहजहां खुश हुआ, उसने फतेह खां को वो एरिया दे दिया दक्षिण का जिसके अधिकार में था, वो एरिया शाहजी भोंसले के। अब यहाँ एंट्री और व्यक्ति की हो गई है, थोड़ा गौर करना। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले। जब शाहजहां ने खुश होकर मलिक अंबर के बेटे को, फतेह खां को अपना मित्र बनाया, और फतेह खान ने अपने बेटे अब्दुल रसूल को मुगल दरबार में भेज दिया मनसबदार के रूप में, तो शाहजहां ने खुश होकर उसको वो एरिया दे दिया बीजापुर के पास का, जिस पर कौन बैठा था? शाहजी। और शाहजी भी किसके दरबार में काम करते थे? मुगलों के। और आखिरकार शाहजी नाराज हो गए, उन्होंने मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं फतेह खां से मेरा एरिया छीन के रहूंगा। और अब फतेह खां फंस गए, क्योंकि शाहजी से लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तो फतेह खां ने किसको हाथ जोड़े? शाहजहां को, मेरी मदद करो। लेकिन इससे पहले कि यहां से मदद जाती, महावत खां का बेटा खानेजहां जो उसकी मदद करने के लिए गया, उससे पहले शाहजी भोंसले तो उसके गले पे बैठ गए।
तो उसने शाहजी भोसले से ही हाथ मिला लिया और किसके खिलाफ खड़ा हो गया, खाने जहां। ये मामला इसलिए उलझा हुआ है, तभी मैंने लिख दिया कि अगर याद नहीं हो तो फिर ये याद रख लेना। अब हुआ क्या, खाने जहां ने फिर उसको फतेह खां को पराजित किया, बीजापुर को भी पराजित किया, शाहजी भोसले को पराजित किया, सारे हार गए। और हारने के बाद ग्वालियर के किले में मोहम्मद हुसैन छोटे से बच्चे को कैद कर दिया और उसको अपने दरबार में शामिल कर लिया फतेह खां को। इस तरह से अहमदनगर का एक बार पूरा वंशक्रम ही खत्म कर दिया और उसे मुगल राज्य का हिस्सा बना लिया। कहानी समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो ये याद रखना 1636 37 में शुरू हुआ था गोलकुंडा का पतन, खत्म नहीं हुआ। इसको आप लोग ये पढ़ते हो, लेकिन इसका सही तो मामला ये है, ये सही उत्तर ये है, लेकिन इसको यूं भी पढ़ाया जाता है गाइड्स में। लेकिन क्या है इसकी कहानी? एक प्रश्न और बहुत ही बड़ा, बहुत ही गहरा। औरंगजेब या शाहजहां अपने काल में गोलकुंडा को क्यों दबाना चाहता था, बीजापुर को क्यों दबाना चाहते थे? दो कारण। एक तो साम्राज्य विस्तार। सामान्य बात है, अकबर ने जिसको जीतना शुरू किया था उसको अपने साम्राज्य में मिलाना चाहने की इच्छा किसकी नहीं थी? इनकी भी थी। लेकिन एक कितना गहरा प्रश्न, मुगल काल के लोग किस धर्म को मानने वाले थे और बीजापुर और गोलकुंडा के राजा क्या थे? इसलिए भी प्रॉब्लम थी, इसलिए भी ये इनको जीतना चाहते थे। और अब आप एक चीज और पढ़ना, आज घर जाके दोबारा आज ही जाके देखना, जब जब शाहजहां ने इस दक्षिण भारत को जीता, उसकी व्यवस्था बनाने के लिए अपने बेटे को वहां भेजा गया जिसका नाम था औरंगजेब। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। औरंगजेब ने 2 सूबेदारियां निभाई हैं दक्षिण में। एक सूबेदारी तो थी 1636 से 1644, इसको कहा जाता है औरंगजेब की पहली सूबेदारी दक्षिण की। जब इनको जीतने के बाद इनकी कार्रवाई करने का जिम्मा किसको दे दिया गया? औरंगजेब को। क्या आप संभालोगे दक्षिण को? ये संभालता रहा। बीच में 7-8 साल के लिए इसे वापस बुलाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कंधार हाथ से निकल रहा था, इसलिए उसको वहां से बुलाया। दूसरी इसकी रहती है 1652 से 1657, और इससे एक प्रश्न और मिलेगा आपको, वो हम यहीं पढ़ने वाले हैं। शाहजहां के काल में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, बच्चे लड़े, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब। तो जिस समय वो उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, औरंगजेब उस समय कहाँ था? दक्षिण में था। ये भी याद रखना है, प्रश्न है। तो अब देखिए हुआ क्या, ये दोनों एक बार आ गए उसके अधीन। अब ये कैसे आया? 2 घटनाएं मैंने क्यों लिखी है, 57 और 1637। ये घटना पहले यहां लिख रहा हूं। औरंगजेब इस समय कहां था? दक्षिण में। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। सुन्नी तो शाहजहां भी था। धार्मिक नीति के मामले में शाहजहां भी कोई अच्छा आदमी नहीं था, वो बाद में बात करूंगा। पर औरंगजेब तो अपनी मर्जी कर रहा था, क्योंकि वो एक उसकी अच्छी बातें में थी। एक पत्नी थी उसके, पूरा जीवन शराब नहीं पी उसने, सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी उसने, बहुत बड़े काम किए थे उसने। और दक्षिण में रहते उसने सोचा क्यों ना मैं गोलकुंडा को खत्म ही कर दूं, क्योंकि किस धर्म को मानने वाला है? शिया। और सुन्नी धर्म को सबसे ज्यादा अगर किसी ने संरक्षण दिया है तो वो और कोई नहीं है, औरंगजेब है। चाहे वो राजकुमार रहा हो, चाहे वो बाद में राजा बना हो। तो औरंगजेब ने इसके ऊपर दबाव बनाया कि तुम खुतबे में अपने फारस के राजाओं का नाम मत लिखाओ, आप किसका नाम लिखवाओ? शाहजहां। मतलब समझ रहे हो खुतबा क्या होता है? राजा का अधिकार पत्र, राजा जिससे जनता पर शासन करता है। खुतबा जिसको अपने से ऊपर मानता कि मेरे ऊपर ये है, मैं इसके अधीन रहकर, इसके धर्म में रहकर शासन कर रहा हूँ। तो खुतबे में उसने क्या किया? फारस के लोग शिया थे, याद करो, हुमायूं को मदद दी थी फारस के शाह ने, याद है? और उसने एक शर्त रखी थी, तुम वहां जाकर किस धर्म को फैलाओगे? शिया धर्म को। तो फारस के शाह से ताकत मिल रही थी किनको? गोलकुंडाओं को, गोलकुंडा के राजाओं को। तो कुतुब शाह ने क्या किया? उसके ऊपर दबाव बनाया औरंगजेब ने कि तुम क्या करो, अपने खुतबे में किसको जगह दो? शाहजहां को। और शाहजहां को जगह देने का मतलब है कि आपने किस धर्म को स्वीकार कर लिया? सुन्नी को। दबा हुआ था बेचारा, क्या करे, मान लिया। और यहाँ एक नाम और याद रखना, मीर जुमला, बहुत प्रसिद्ध नाम है जो आगे आने वाला। तो औरंगजेब ने इसको दबाया, 6 लाख रुपए भी ले लिए, बहुत सारा पैसा ले लिया, और उसको सुन्नी धर्म में दीक्षित करने की बात की, और उसे कहा तुम शिया धर्म को नहीं अपनाओगे। कमजोर था वो, दब गया। लेकिन थोड़े समय बाद एक घटना घटी, उसके दरबार में एक लड़का आया जो बहुत योग्य था, मीर जुमला। मीर जुमला क्या था? एक व्यापारी था फारस का, वो भी तो शिया था। लेकिन हुआ क्या, वो यहाँ आया, योग्य था, यहाँ उसने नौकरी कर ली। और याद रहे, मीर जुमला भी मंत्री बना और उसने काम क्या किया? अपने राजा को भड़काया। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, मीर जुमला और कुतुबुद्दीन शाह के बीच में एक दिन झगड़ा हो गया, क्योंकि मीर जुमला ने एक षड्यंत्र कर लिया कि मैं क्यों ना गोलकुंडा का राजा ही बन जाऊं। दोहरा रहूंगा,
ये संधि तो औरंगजेब ने कर ली 1637 में। एक बार गोलकुंडा मुगलों के अधीन आ गया, इसलिए ये पड़ाव पूरा हुआ। लेकिन एक अंतिम बात बाकी है। समय गुजर गया, 20 साल शांति के निकल गए। दूसरी सूबेदारी के दौरान औरंगजेब ने क्या किया? उस समय मीर जुमला, इस 20 सालों में क्या घटना घटी? फारस का एक लड़का व्यापार करने के लिए गोलकुंडा आया, जिसका नाम था मीर जुमला मोहम्मद सैयद। मीर जुमला उसकी उपाधि थी, नाम था मीर जुमला का मोहम्मद सैयद। फारस से आया, यहाँ रह गया, मंत्री बन गया, और यहाँ रहते हुए षड्यंत्र कर बैठा अपने ही राजा को गद्दी से उतारने का। लेकिन उसने उसे कैद कर लिया। किसने? कुतुब शाह ने। कुतुब शाह ने कैद कर लिया, उसको अंधा करवाने के लिए लोगों को भेजा। वो तेज निकला, वो अंधा हुआ नहीं और लोगों को अपने साथ मिला लिया, कैद से आजाद हो गए। लेकिन घटना क्या घटी एक दिन, अब यहाँ याद रखनी। उसका बेटा, मीर जुमला के बेटा ने एक दिन राजा के साथ कोई बेइज्जती कर दी, दुर्व्यवहार कर दी, और उसी मीर जुमला का बेटा मोहम्मद अजीम नाम है उसका, जो किसके पास चला गया? औरंगजेब के पास, कि मेरी मदद करो, मुझे कुतुब शाह को मरवाना है। औरंगजेब तो मौके की तलाश में था, वो तो चला गया और उसने गोलकुंडा को घेर लिया, और गोलकुंडा पर इतनी लूटपाट मचाई। लेकिन इन्हीं दिनों में एक व्यक्ति ने इंटरफेयर किया, दारा शिकोह ने। आप अब जानते हो दारा शिकोह एक भला इंसान था, सब पढ़ते हो। लेन पुल ने उसे लघु अकबर भी कहा है, और शाह बुलंद की उपाधि भी थी उसकी, शाहजहां ने उसे दी थी। दारा ने अपने पिता को कहा, जब गोलकुंडा ने हर बात मान ली औरंगजेब की, जो जो वो कह रहा है वो करते चले जा रहा है, फिर उसको माफ क्यों नहीं किया जाए? उसको क्यों मारा जा रहा है? शाहजहां ने उसकी बात मान ली। शाहजहां ने अपने बेटे के हाथ चिट्ठी लिखवाई, औरंगजेब को आदेश प्रेरित करवाया कि भी छोड़ दो गोलकुंडा को, उसने अधीनता स्वीकार कर ली है, इसलिए छोड़ दो। औरंगजेब ने उस खत को जेब में रख लिया, यानी कि ये बहाना किया कि मेरे पास आपका खत अभी पहुंचा ही नहीं है। तब उस समय तक, जब तक वो बहाना करता रहा, तब तक उसने क्या कर दिया? गोलकुंडा का काम तमाम कर दिया और उसे अपने राज्य में मिला लिया, और वहां उसका सूबेदार बन गया। इस तरह से दो घटनाएं पड़ी जाती हैं, 1637 और 1657। तो गोलकुंडा तो आ गया, बीजापुर और गोलकुंडा तो सल्ट गए। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न, दूसरी सूबेदारी के दौरान औरंगजेब जब दक्षिण में था, दक्षिण के हालात बहुत खराब थे, खेती हो नहीं रही थी, विद्रोहों पे विद्रोह हो रहे थे, लोग उजड़ रहे थे, जनता त्राही त्राही कर रही थी। और मुगलों को क्या नुकसान हो रहा था? खर्चा तो रोज हो रहा है उनके विद्रोहों को दबाने में, आमदनी कुछ आ नहीं रही, क्योंकि खेती ही नहीं हो रही थी, वहां लोग छोड़ छोड़ कर भाग गए। तो औरंगजेब ने एक अच्छा काम किया, अपने साथ एक व्यक्ति को लेके गया, मुर्शिद कुली खां। ये याद रखना, अब प्रश्न ही प्रश्न है काम के। औरंगजेब अपनी दूसरी सूबेदारी में, पहली में नहीं, ध्यान रखना, दूसरी सूबेदारी में अपने साथ अपना एक मंत्री, अपने दरबार का मुर्शिद कुली खां, उसको लेकर गया। उसको कहा भी कुछ करो, भूमि का सारा मामला ठीक करो। और अब याद रखना, मुर्शिद कुली खां ने मलिक अंबर की व्यवस्था को फिर से दक्षिण में लागू किया। ये भी याद रखना, ये बहुत बारीक प्रश्न है। मलिक अंबर ने क्या किया था? भूमि की पैमाइश करवाई थी, सुधार किए थे दक्षिण भारत में, गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई थी, मराठों को सेना में रखा था। तो इसने उसकी नीति को पालन किया औरंगजेब ने। मुर्शिद कुली खां ने भूमि की पैमाइश करवाई, मलिक अंबर के तरीके को अपनाया, और उसने लोगों को छूट दी, खाद बीज दिए। और अब ये बात और भी याद रखनी है, औरंगजेब के शासन काल में नहीं, औरंगजेब के दक्षिण भारत की दूसरी सूबेदारी के काल में दक्षिण में भूमि सुधार हुए। किसने किए? मुर्शिद कुली खां ने। और इन सालों में दक्षिण का कोई ऐसा एरिया नहीं था जहां पर खेती ना होती हो, और लगान वसूली में बहुत वृद्धि हुई। ये एक औरंगजेब का अच्छा काम था, जो किसकी मदद से हुआ? मुर्शिद कुली खां। फिर दोहरा रहा हूं, बहुत ही गहरा प्रश्न है ये। तो यहाँ एक बात और, ये तो हो गई, लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि औरंगजेब, मैं तो कहानी सीधे क्रम से ही बढ़ा रहा हूँ, कुछ घटनाएं तो आपकी गाइडों में कुछ और तरह से लिखी। वो यहाँ ठहरा हुआ था, इन्हीं दिनों में उसको खबर मिली पिताजी बीमार हो गए हैं, और इसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं गद्दी पे बैठ जाऊं। तो एक बार इस बात को यहाँ विराम दे रहा हूं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, सारांश में, गद्दी पर बैठा 1628 में, बैठते ही विद्रोह हुए, खाने जहां जुझार सिंह बुंदेला और सिखों के साथ झगड़ा हुआ। उसके बाद हम पढ़ते हैं नूरजहां की 1631 में, और मुमताज की 1631 में मृत्यु हो गई, और उसकी याद में उसने ताजमहल बनवाया। 1631 में बनना शुरू हुआ, 1653 में बनकर वो पूरा हो गया। बाकी कहानी वहां आगे। लेकिन उसके बाद उसने किस ओर रुख किया? दक्षिण की ओर। संक्षिप्त बात 36, 37, 57। 36 में बीजापुर, 37 में गोलकुंडा, और पूरी तरह से उसको खत्म किया औरंगजेब ने। लेकिन सिर फिर भी उठाया इन्होंने बाद में, 57 में इन्होंने एक बार इसको अधीन कर लिया। और उसके बाद
2 सूबेदारियां रही हैं उसकी, 36 से 44 और 52 से 57। औरंगजेब ने पूरे दक्षिण के एरिया को जो उन्होंने जीत रखा था 4 भागों में बांटा। खानदेश बहुत बड़ा नाम, दूसरा हिस्सा बरार, तीसरा हिस्सा तेलंगाना और चौथा हिस्सा अहमदनगर। और अब उसमें भूमि व्यवस्था करी उसने, सुधार किए उसने। दोबारा बोल रहा हूं, खानदेश, बरार, तेलंगाना और अगला नाम है अहमदनगर। 4 भागों में बांटकर मुर्शिद कुली खान ने भूमि की पैमाइश करवाई और जिस व्यवस्था को वहां पर लागू किया गया, ये याद रखना, जब्ती, जाब्ती भी कहते हैं, जब्ती भी कहते हैं, इसमें पैमाइश होती है, लेकिन पैमाइश नापने की जरीब नहीं, पैमाइश इससे करी गई, रस्सी से, क्योंकि पहाड़ी इलाका था। आखिरकार अंदाजा ही किया गया, जब्ती भूमि व्यवस्था मुर्शिद कुली खान ने अपनाई। अब आता है ये प्रश्न, उसके जीवन का एक सबसे घटिया पड़ाव मध्य एशिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए शाहजहां, बीबी ने पढ़ाया नहीं, फिर भी एक प्रश्न, शाहजहां की मध्य एशिया की नीति के संबंधी तथ्य है, वो सफल रही कि नहीं रही? तो सफल नहीं रही। लेकिन अगर पूछा जाए जीत हुई कि हार हुई, तो जीत भी हुई। वो क्या माजरा था वो समझना है। पहले तो कुछ नाम लिख रहा हूं, बलख, बदख्शां और एक नाम काबुल और एक नाम, ये 4, ये जो 2 प्रदेश हैं, ये इस एरिया के बहुत ही प्रसिद्ध प्रदेश हैं। लेकिन अब आपको एक उत्तर जो कॉमन जानना है, बाकी बात आप पढ़ लेते हो, वही है, ये जो एरिया है काबुल और कंधार, 2 कारण है इसको मुगल क्यों जीतना चाहते थे। एक तो इनके पूर्वज ने इन्हें जीता था, किसने बोला? बाबर ने। बाबर निकला था तो काबुल आया था, कंधार भी जीता था। लेकिन बाबर के मरने के बाद ये इनको जीत नहीं पाए ढंग से। हुमायूं तो वैसे ही भटकता हुआ मर गया, लेकिन हुमायूं ने फिर भी जीत लिया। जब वो लौट कर आ रहा था तो कामरान को हराया था उसने, कंधार पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिस समय उसने अकबर को तोपों के सामने बैठाया था। तो वो घटना तो वहां घटी, लेकिन उसके बाद जहांगीर के काल में 1622 में वो मुगलों के हाथ से निकल गया। लेकिन अब घटना यहाँ देखिए, दूसरा कारण काबुल पर अधिकार करने के 2 कारण और हैं। काबुल और कंधार से, बलख और बदख्शां से अच्छी नस्ल के घोड़े आते थे मुगल दरबार में, इसलिए जो इस एरिया पर अधिकार कर लेगा उसको फायदा रहेगा। अब एक घटना ये, दूसरा कारण ये, काबुल को उत्तरी पश्चिमी भारत का द्वार कहते हैं, वहां से विद्रोही गतिविधियां होती रहती थी। अगर ये आपके हिस्से में नहीं है तो फिर आप इस सील नहीं है आपकी सीमा, यहाँ आप कमजोर हो। इसलिए शाहजहां ने भी सोचा कि मैं जीतूं, लेकिन उसकी थोड़ी सोच ज्यादा आगे थी कि मैं इनके साथ साथ इनको भी जीत लूं। क्यों ऐसा लगा उसे मैं इनको जीत लूं? क्यों अवसर मिला शाहजहां को, मौका मिला इंटरफेयर करने का? वो मौका क्या था? लेकिन अभी तो मैं यहां चल रहा हूं मध्य एशिया पे। पहली घटना, बलख और बदख्शां में इस समय जिस व्यक्ति का शासन था उसका नाम था इमाम कुली खां। कोई नहीं पूछेगा नाम ये पेपर में, समझ लो बस। इमाम कुली खां के भाई नजर मोहम्मद ने अपने भाई के खिलाफ बगावत कर दी और बदख्शां का राजा बन गया। लेकिन इसके खिलाफ इसके बेटे ने विद्रोह कर दिया, जिसका नाम था अब्दुल अजीज। ये नहीं आएगा पेपर में, फिर भी बात समझ लेना। बलख और बदख्शां, इमाम कुली को हराया नजर मोहम्मद ने, नजर मोहम्मद के बेटे ने नजर मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब सवाल ये, अपने बेटे के विद्रोह को देखते हुए नजर मोहम्मद ने मदद मांगी, किससे? शाहजहां से। और अब शाहजहां को अवसर मिल गया कहाँ टांग फंसाने का, मध्य एशिया में। उसने अपने साथियों को भेजा, कभी बहुत बड़े बड़े लोग गए, कभी मुराद गया, कभी और भी लोग भेजे गए। शाहजहां के बाद औरंगजेब भी गया। जीत तो लिया गया, 4 करोड़ रुपए खर्चा आ गया। इतना गर्म था उस एरिया, जिस समय वो गया सारे सैनिक यूं ही भूख और प्यास से मर गए। तो शाहजहां ने जीता तो सही, 4 करोड़ रुपया भी खर्च किया, आखिरकार उसको स्थायी नहीं कर पाया। जैसे ही उसके सैनिक लौटे वो एरिया फिर से उसके हाथ से निकल गया। इसलिए इतनी बात याद रखिए, मध्य एशिया की नीति शाहजहां की सफल नहीं रही। अब आगे बढ़ी ये घटना, अब यहाँ आ जाएगी कंधार। जिसका यहाँ अधिकार था उसका यहाँ स्वतः ही अधिकार है, यानी कि वो उसके पड़ोस में। ये अगर आपको काबू में आ जाता है तो इसको काबू में रखना आसान है। कंधार में जो अब बात बता रहा हूँ वो इसमें थोड़ी सी बारीक है। जब ये टाइम था 1638 के करीब का, तो एक व्यक्ति अली मर्दान
सिर्फ नाम, आगे ये मत लगाना। अगर आप अली मर्दान खान लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कुतुबुद्दीन ऐबक पे पहुंच जाओगे। तो याद रहे, अली मर्दान खान ने एक बार किला उनको दे दिया। क्यों? पहले ये जानना, सारी बात भूल कर ये जानना, जिसमें शाहजहां का शासन था, कंधार और काबुल किसके अधिकार में था? ईरान के, जिसको आप ये पढ़ते हो, फारस के अधिकार में था। लेकिन फारस के साथ किलेदार, जो किले का रक्षक था, मनमुटाव था, उसने चुप करके किला किसे सौंप दिया? शाहजहां को। शाहजहां को सौंप दिया। लेकिन बाद में फारस के शाह ने किले पर आक्रमण किया, छीन लिया। और अब याद रखना, इसके बाद 42, 47, 57 तक अभियान होते रहे, कोई भी जीत हासिल नहीं हुई। इसलिए संक्षिप्त बात, यहाँ जीत हासिल हुई, खर्चा ज्यादा लगा, हासिल कुछ नहीं हुआ। ये हासिल ही नहीं हो पाया। सही तो उत्तर यही याद रखना, ये हासिल ही नहीं हुआ। औरंगजेब भी जोर मार के रह गया, मुराद भी जोर मार के रह गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन घटना ये, यहाँ जोड़ना, ये शायद हाथ आ जाता, हाथ क्यों नहीं आया? इन्हीं दिनों में इसको तो वापस भेज दिया गया दक्षिण, और इन्हीं दिनों में शाहजहां हो गया बीमार, और उसके बेटों में हो गई उत्तराधिकार की लड़ाई। यहाँ भी मैं आप लोगों को एक बात कह दूं, पहले तो मैं कहानी सुनाता हूँ पूरी, फिर आप लोगों को अगर लगे कि वो याद नहीं हो रहा तो आप सबकी किताबों में 4 युद्ध दिए हुए हैं। बहादुरपुर की लड़ाई, धर्मत की लड़ाई, सामूगढ़ की लड़ाई, खजुआ की लड़ाई और देवराई की लड़ाई। आपको उसमें याद क्या रखना है? सन नहीं पूछेगा, किन के बीच हुई, यहाँ गड़बड़ है थोड़ी सी, और वो जगह कहाँ है, बस इतनी बात आपको ध्यान में रहे। पर वो कहानी सुनने की है। कहते हैं जब शाहजहां 1657 में बीमार हुआ, और उसका सीधा इच्छा क्या थी, किसको राजा बनाने की? अपने सबसे बड़े बेटे को, जिसका नाम था दारा। और ये सारे के सारे बच्चे जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जहां आरा बहुत बड़ा नाम है, दारा शिको बहुत बड़ा नाम, उसके बाद रोशन आरा, औरंगजेब, फिर एक बहुत बड़ा नाम गौहन आरा, शुजा, मुराद, ये जो बच्चे हैं ये सारे के सारे किसकी संतानें हैं? मुमताज। 14 संतानें थी, 7 मर गई, 7 जिंदा रही। और जिस समय बाप बीमार हुआ उस समय दारा को वो राजा बनाना चाहता था, और ये खबर उनको पहले से पता थी। और उस समय कौन कौन कहाँ था, ये ध्यान रखना। जिस समय ये घटना घटी, औरंगजेब तो था दक्षिण भारत का सूबेदार। और अब याद रहे, शुजा ने जहां अपने आप को घोषित कर दिया, शुजा कहाँ? बंगाल में था, और मुराद गुजरात में था। तो इन तीनों ने अपनी अपनी जगह पर सीधा ही अपने आप को राजा घोषित कर दिया। लेकिन औरंगजेब अपनी इच्छा को छिपा गया। औरंगजेब ने क्या किया? खूब गेम खेला। शुजा तो चल पड़ा राजधानी की ओर कि मैं तो अब राजा बनूंगा, उसने घोषणा कर दी कि मैं तो राजा हूं। मुराद भी चल पड़ा, लेकिन मुराद गुजरात से चलने से पहले रास्ते में किससे मिला? औरंगजेब से। दोनों मिल गए। मुराद ने तो कहा मैं राजा बनूंगा, औरंगजेब ने अपनी बात छिपा ली। औरंगजेब ने उसको एक बात कही, अगर हम जीत जाते हैं, उत्तर पश्चिम का सारा एरिया तेरा, जिसमें उसने कह दिया काबुल, कंधार, पंजाब सारा दे दिया, और बाकी का हिस्सा मेरा। दोनों में सुलह हो गई, दोनों भी राजधानी की ओर, शुजा भी राजधानी की ओर। ये खबर मिल गई शाहजहां को। शाहजहां ने अब क्या किया? शाहजहां ने अपनी सेना को 2 भागों में बांटा। एक किससे लड़ने के लिए? शुजा से। एक किससे लड़ने के लिए? 2 लोगों से, औरंगजेब और। अब यहाँ 2 युद्ध इकट्ठे पढ़ लेना। तारीखों में पढ़ोगे तो हर किताब अलग अलग कहेगी, इसलिए आपको इतनी याद रख लेना, 14 फरवरी, 15 अप्रैल, वो सीधे याद है, लेकिन वो भी गलत है, वो सही नहीं है, एक्यूरेसी कहीं नहीं है। मैंने सारी किताबें देख ली। इतना याद रखना, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, ये सीधे दे रखे हैं उसने, महीने याद रख लेना। लेकिन मेन जो थीम है वो ये देखो, ये केवल यही नहीं पढ़ना कि उनको दबाने के लिए कौन कौन गया। शाहजहां ने एक तो महाराजा जसवंत सिंह और एक मिर्जा राजा जय सिंह, ये 2 नाम याद रखने। आप लोग एक चीज पढ़ लेते हो, अभी क्लियर हो जाएगी, मैं पहले पढ़ाई दूं, आप ही को क्लियर हो जाएगी बात। जसवंत सिंह को कासिम खां के साथ भेजा गया, किसके खिलाफ लड़ने के लिए? औरंगजेब और मुराद के खिलाफ। मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा गया अपने बेटे दारा का बेटा, दारा नहीं गया, ये याद रखना, दारा का बेटा सुलेमान शिको, ये याद रखना। वो किसको लड़ने के लिए गया? शुजा से। दोनों बराबर चले। और अक्सर पढ़ के दिया जाता है कि मिर्जा राजा जय सिंह धर्मत के युद्ध में था, नहीं था। वो तो कहाँ गया? वो जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ी गई है बहादुरगढ़ की लड़ाई, आगरा के 8 मील दूर। लेकिन यहाँ जो लड़ाई लड़ी गई है, धर्मत, उज्जैन, मालवा और दक्षिण से आ रहे थे, विंध्याचल पर्वत के पीछे, दोनों यूं गए, दोनों में लड़ाई हुई। एक जीत गया, एक हार गया।
जीता कौन? मिर्जा राजा जय सिंह। किसको भगाया? शुजा को। शुजा भाग गया, लेकिन उधर गड़बड़ हो गई। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह को यह आदेश मिला था शाहजहां का, कोशिश करना लड़ाई ना करनी पड़े, राजकुमारों को समझा बुझा के ले आना, अगर वो नहीं माने तो भी आप अपनी तरफ से हमला या ऐसी कार्रवाई मत करना कि वो जान से हाथ धो बैठे। तो जसवंत सिंह तो बेचारा वैसे ही परेशान था, वो गया, और जसवंत सिंह को यह भी अंदाजा नहीं था कि अकेला औरंगजेब आ रहा है कि मुराद भी आ रहा है। तो वो दोनों आ गए। धर्मत नामक स्थान पर दोनों की लड़ाई हुई, दोनों में जसवंत सिंह हार गया। और जसवंत सिंह हारा क्यों, अब यहाँ मैं उसके साथ पक्ष नहीं करूंगा। जसवंत सिंह के साथ शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था कासिम खां। कासिम खां को पता था वो औरंगजेब का हितैषी था, वो सीधे जाके किससे मिल गया? औरंगजेब से। अकेला जसवंत सिंह लड़ने में कामयाब नहीं रहा, धर्मत हार गया, बहादुरगढ़ जीता गया। लेकिन अब घटनाएं और विचित्र हो जाती। जसवंत सिंह तो लौट गया, हार कर भाग गया, घायल था, और रानी ने किले के फाटक ही नहीं खोले। याद पढ़ते हो ना घटना, हाड़ा रानी शत्रुशाल की बेटी जसवंत देख करमेती। जब जसवंत सिंह हार कर गया, घायल था, तो उसने किले के फाटक नहीं खोले, और उसने कहा या तो ये जसवंत सिंह नहीं है या ये हार कर आने वाला राजपूत नहीं है। कसम खाई जसवंत सिंह ने कि मैं इसका बदला लूंगा। बदला उसने नहीं लिया, जैसे तैसे घर पहुंच गया, हालत ठीक कराई। और उधर देखिए घटना क्या घटती है। उधर मिर्जा राजा जय सिंह जीत तो गया, शाह शुजा को उसने पराजित तो कर दिया, लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह एक बात समझ गया, किस लड़ाई में जीतने वाला कौन है? औरंगजेब। इसलिए जय सिंह अब धीरे धीरे कन्नी कतराने लगा। अब वो धीरे धीरे दारा का पक्ष छोड़ने चाह रहा था। उसने क्या किया? धर्मत के युद्ध के बाद धीरे से औरंगजेब से मथुरा में मिला, उससे माफी मांगी कि मेरा उनकी तरफ से लड़ना मेरी मजबूरी थी और इसलिए मुझे लड़ना पड़ा, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन सवाल यह है, औरंगजेब ने उसे माफ क्यों कर दिया? क्योंकि औरंगजेब की राजनीति देखिए, औरंगजेब चाहता था कि जितने लोगों को मैं तोड़ सकूं शाहजहां से मैं तोड़ लूं। अगर ये वहीं जुड़े रहेंगे, डर तो उसको भी लगता था कि कहीं मैं हार ना जाऊं। एक लड़ाई तो वो जीत गया, लेकिन आगे हारने का डर था, तो इसलिए उसने कहा ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया। तो मिर्जा राजा जय सिंह लौट गया आमेर। लेकिन याद रहे, मिर्जा राजा जय सिंह ने जसवंत सिंह को भी सलाह दी कि तुम पंगा मत लो। पंगा कहां? क्योंकि दारा अब भटक रहा था राजस्थान में। दारा जब राजस्थान में भटक रहा था तो याद रहे सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी। और एक प्रश्न याद रखना, सामूगढ़ की लड़ाई ने दारा के भाग्य का निर्माण कर दिया। ये लाइन हम पढ़ते हैं कैसे? दारा को पराजित किया गया। दारा भागकर क्यों आया था राजस्थान? वो कहां जा रहा था? जसवंत सिंह के पास और मिर्जा राजा जय सिंह के पास। दोनों ने कन्नी काट ली और जसवंत सिंह का जवाब था, शुक्र करो मैं आपकी मदद तो छोड़ो, मैं आपके खिलाफ नहीं खड़ा हूं। दारा भागा, सामूगढ़ की लड़ाई हुई और सामूगढ़ की लड़ाई में भी वो हार गए, हार कर भाग गया। और अब यहाँ एक बड़ी घटना है। मलिक जीवन एक व्यक्ति था, कभी उसने शाहजहां से उसकी रक्षा करी थी। शाहजहां एक दिन गुस्से में था और उस व्यक्ति को बड़ी सजा देने वाला था और दारा ने उसकी मदद करी थी। अपनी पत्नी नादिरा को लेकर दारा शिको भटक रहा है और अपने बच्चों को लेकर, सिपहर शिको छोटा बच्चा था, लेकर वो निकला। मलिक जीवन के पास रुका, वहीं रहते हुए नादिरा मर गई। दारा तो वैसे ही टूट गया, लेकिन मलिक जीवन ने धोखा किया और उसने औरंगजेब को खबर दे दी। औरंगजेब ने उसे हमला करके पकड़ लिया और अंतिम लड़ाई उसने अजमेर के पास लड़ी है। फिर देवराई की लड़ाई, 4 लड़ाइयां हुई, जिसमें एक किसके साथ हुई है? शुजा और जय सिंह और दारा शिको के बेटे सुलेमान शिको के। बाकी लड़ाइयों में कौन है? सीधे औरंगजेब। लेकिन एक लड़ाई ऐसी है, वो कहानी अब अलग। जब औरंगजेब जीतता जा रहा है, सामूगढ़ की लड़ाई जीतने के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करा लिया। ये याद रखना, 2 बार राज्याभिषेक करवाया उसने। एक बार तो 21 जुलाई को, एक बार 5 जून को। ये भी गलत है तिथियां, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल नजदीक है उसके। 21 जुलाई को पहला राज्याभिषेक उसने सामूगढ़ की लड़ाई जीतने के बाद कराया। इसीलिए मैंने कहा था सामूगढ़ की लड़ाई ने दारा के भाग्य का निर्माण कर दिया। और जब उसे बाद में उसने कैद किया देवराई की लड़ाई को जीतने के बाद, तो अलवर के कांकड़वाड़ी के किले में उसे कैद करके भी रखा गया। और अब कुछ ऐसी बातें देखना, जब औरंगजेब जीत गया तो कहते हैं जब दारा शिकोह के ऊपर मुकदमा चलाया गया, मुकदमा चलाकर उसको विधर्मी घोषित किया गया कि दारा धर्म से गिर गया है, क्योंकि दारा बहुत उदार था, वो शिया सुन्नी में भेद नहीं करता था। और औरंगजेब ने उसको मृत्युदंड दिलवाया अदालत में, और मृत्युदंड दिलाकर जब उसे मृत्युदंड दिया गया तो उसका चशमदीद गवाह था बर्नियर। ये प्रश्न है गया उसके। जब कहते हैं जब दारा मर गया, लोग उसके खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ होने लगे थे। दारा को बहुत पसंद करते थे लोग,
इसलिए औरंगजेब ने देर ही नहीं की, वो जल्दी उसको मृत्युदंड दे दिया कि अगर ये जिंदा रहा तो कहीं मेरा विरोध ना बढ़ जाए, इसलिए दारा को दंड दिया। कहते हैं दारा की अर्थी जब जा रही थी तो लोग अपने कपड़े फाड़ रहे थे, रो रहे थे, और उसका चश्मदीद गवाह था बर्नियर। ये याद रखना है। दो लोग बहुत प्रसिद्ध हैं, बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर और एक है बर्नियर, ये याद रखना। और ट्रेवर्नियर ने सबसे ज्यादा 6 बार मुगल साम्राज्य की यात्रा की थी, और उसने लिखा था ट्रेवल्स इन इंडिया, उसने किताब लिखी थी ट्रेवल्स इन इंडिया, जो था ट्रेवर्नियर। और बर्नियर ने लिखी थी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, उसने ये लिखी थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। दो लोगों को और जोड़ दूं, एक नाम और लिखना, मनुची। मनुची इटली का था, 11 साल की उम्र में ही आ गया था यहाँ, तोपची था, और तोपची तोप खाने में जुड़ गया, और बाद में उसने किताब लिखी स्टोरियो द मोगोर, स्टोरियो द मोगोर, जो शाहजहां के काल में लिखी गई, ये याद रखना। और अब ये तो हो गई एक अलग बात, लेकिन अब ये 3 लोग विदेशी थे जो शाहजहां के दरबार में आए हुए थे, जो कभी कुछ मनुची की खास बात और बता दूं, बर्नियर की एक बात और बता दूं। जब उसने देखा कि ये औरंगजेब की नीतियां अच्छी नहीं है, तो उन बेचारों ने अपने आप को छुपा लिया, ज्यादा विरोध यहाँ नहीं किया। पहले तो शाहजहां के काल में खुले घूमते थे, लेकिन अब नहीं। तो इस तरह से औरंगजेब अपने, फिर से दोहरा दूं, पहली लड़ाई बहादुरगढ़, दूसरी लड़ाई धर्मत, तीसरी लड़ाई सामूगढ़, चौथी लड़ाई बीच में बची एक खजुआ की लड़ाई। वो क्या है? देखिए, जब सामूगढ़ जीत गया, राज्याभिषेक करवा लिया, अब एक बंदा तो उसके साथ और है, कौन? मुराद। पहले उसको मरवाया। कैसे मरवाया? एक दिन शिकार खेलने के बहाने ले गया, वापस लौटते समय शाम कर दी, जानबूझ के अंधेरा कर दिया, कैंप लगाया, उसको शराब पिलाई, शराब पिला के रात को एक दासी से उसको अस्त्रहीन कर दिया और उसे मरवा दिया। गिरफ्तार कर लिया, बाद में मरवा दिया। लेकिन अब बचा एक और भी था, अभी शुजा। अब शुजा आ रहा है दिल्ली की राजधानी की ओर, आगरा की ओर, कि मैं लड़ूंगा। तो औरंगजेब ने क्या किया? खजुआ के युद्ध में शुजा को पराजित किया और शुजा हारा, अराकान भाग गया, निकल गया ईरान की ओर। इस तरह से अपने प्रतिद्वंदियों को तो हटा दिया, लेकिन बचा, अभी तो बाप बचा हुआ, शाहजहां। शाहजहां को कैद कर लिया, कहाँ? शाहबुर्ज, मुसम्मन बुर्ज, और वहीं रहते हुए अपनी बेटी जहां आरा ने उसकी सेवा करी अंतिम दिनों में। 58 में उसने उसे कैद किया, 66 तक वो जिंदा रहा। 1666 में शाहजहां मर गया, और कम से कम 3 दिन तक उसकी लाश दीवान खास में पड़ी रही। और आखिरकार औरंगजेब के आदेश से सामान्य नौकरों ने ताजमहल के पीछे खड्डा खोदकर उसे दफना दिया। इसमें महान बादशाह का अंत बहुत बुरा हुआ। लेकिन अब एक और बारीक प्रश्न, ये तो सीधी बातें थी, कहानी ना भी याद रहे तो भी बात याद हो जाएगी। अब प्रश्न ये, क्या शाहजहां का काल स्वर्ण युग था या नहीं था? सवाल ये है। उसमें विरोध करने वाले 2 व्यक्ति हैं, एल्फिंस्टन और एडवर्ड टेरी, और एक है स्मिथ। 2 लोग हैं जिन्होंने कहा शाहजहां का युग स्वर्ण युग नहीं था, क्योंकि वो कहता है कि हाँ, हमें लग रहा है बहुत अच्छी बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन आम प्रजा तो रो रही है। कैसे? गौर कीजिए, इसके दरबार में एक लेखक था, पीटर मुंडी, नाम याद रखना। जैसे ही शाहजहां गद्दी पर बैठा था, 1630 से लेकर 32 तक 2 साल का भयंकर अकाल पड़ा था आगरा में, बहुत लोग मर गए, जिसका वर्णन पीटर मुंडी ने ही किया। याद रखना, शाहजहां के काल में अकाल की भयानकता का वर्णन पीटर मुंडी ने किया। और उनको देखते हुए एक बात मानी जाती है कि शाहजहां जनता के प्रति, अब देखना एक बात और कहते हैं, जब शाहजहां बुरहानपुर में था, जब मुमताज मरी थी, ये थोड़ी बात अलग से है अगर समझ आ जाए। क्या दक्षिण में अकाल पड़ा हुआ था भयंकर उस साल, लोग भूखों मर रहे थे, और शाहजहां का कैंप गेहूं की बोरियों से भरा हुआ था, रसद सामग्री से भरा हुआ था, लेकिन उसने जनता को नहीं दिया। तो स्वर्ण युग कहलाने का हकदार नहीं, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि उसका काल स्वर्ण युग था। विवादों में अगर पढ़ लिया जाए तो स्मिथ उसके खिलाफ खड़े हैं, ये याद रखना है। लेकिन अब कुछ और बात है। शाहजहां ने सिजदा और पैबोस को बंद कर दिया। चहार तस्लीम, भाई मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, चहार तस्लीम प्रथा शुरू की, ये याद रखना, जिसका मुझे थोड़ा सा तो मतलब पता है। सिजदा और पैबोस क्या होता था, जो बलबन ने कभी शुरू की थी, कि एक व्यक्ति जब दरबार में आएगा तो झुककर ही आएगा और चरणों को चूमेगा और फिर उसे दरबार में बैठने के लिए कहा जाएगा, यानी कि उसने वो तरीका बंद कर दिया। चहार तस्लीम, वो सीधे झुककर आराम से प्रणाम करेगा और उसे बैठा दिया जाएगा।
चार तस्लीम शुरू की, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट खोला। ये सीधा वो एक ही राजा है जिसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए अलग से एक विभाग खोला उसने। और लेकिन एक बात, तीर्थ यात्रा कर कुछ समय के लिए लागू किया था, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर बंद कर दिया। लेकिन एक बड़ी बात, ये लाइन याद रखना, शाहजहां धार्मिक दृष्टि से एक अच्छा शासक वो भी नहीं था। ओवरऑल यही व्यू निकलेगा जब किताब पढ़ोगे। लेकिन उसकी इस धार्मिक कट्टरता के पीछे रोल किसका था? उसकी पत्नी मुमताज का था। मुमताज वैसे तो ठीक थी, लेकिन थोड़ा अंधविश्वासी थी, थोड़ी पाखंडी थी, रूढ़िवादी थी वो, इसलिए शाहजहां उसके प्रेम में बंधा हुआ था। तो जो भी वो निर्णय करवाती, हिंदुओं के खिलाफ उसने खूब तंग किया, तो उसमें उसका बड़ा रोल था मुमताज का। तो इसलिए याद रहे, एक विभाग खोला, चार तस्लीम व्यवस्था शुरू की, तीर्थ यात्रा कर कुछ समय के लिए लगाया, लेकिन आखिरकार उसे छोड़ दिया गया। लेकिन एक बार जिसका उस पर बहुत प्रभाव था, एक आचार्य कविंद्र, जिनका उन पर बहुत प्रभाव था हिंदुओं के मामले में, आचार्य कविंद्र शाहजहां से बहुत बातें मनवा लेते थे और हिंदुओं के बारे में थोड़ी सी कठोर नीतियों को उन्होंने माफ भी करवाया। तो अब इसमें शाहजहां में प्रश्न कुछ ज्यादा नहीं है, दोबारा एक बार प्रश्न बता रहा हूँ। शाहजहां जिसका बेटा था जोधाबाई, एक प्रश्न, जितने विद्रोह हुए सिर्फ नाम, खाने जहां लोधी, वीर सिंह या छत्रसाल और जुझार सिंह? जुझार सिंह। बस यही एक कंफ्यूजन रहता है पेपर में और कोई बड़ी बात नहीं है। उसके विद्रोह को दबाया गया। जुझार सिंह का बेटा था विक्रमादित्य, विक्रमजीत भी कहते हैं, ये हो गया, गोंडों ने मार दिया। सिख गुरु कौन थे उसके समकालीन जिससे उनका झगड़ा हुआ? हरगोविंद सिंह। बाद में नाम याद रखना, हर राय हरिकिशन, जिनसे उसका झगड़ा नहीं हुआ। मरे कश्मीर की पहाड़ियों में, कीरतपुर में मरे, गोविंदपुर बसाया, बाज को लेकर झगड़ा हुआ। बीती चंद्र ने 2 घोड़े चुराए, उनको लेकर झगड़ा हुआ। उसके बाद उसने दक्षिण की ओर रुख किया, 36 में बीजापुर, 37 में गोलकुंडा, लेकिन गोलकुंडा अंतिम रूप से 1657। औरंगजेब ने 2 सूबेदारियां निभाई हैं वहां रहते हुए, 36 से 44, 52 से 57। दूसरी सूबेदारी में दक्षिण में सुधार किए। क्या सुधार किए? भूमि में सुधार। किसकी मदद से? मुर्शिद कुली खां। किसके आधार पर? मलिक अंबर के आधार पर। 4 भागों में बांटा गया, खानदेश, बरार, तेलंगाना, अहमदनगर। और ऐसी भूमि नहीं बची थी उस समय जिस पर खेती ना होती हो, बहुत लगान में वृद्धि हुई। लेकिन एक बुरा काम उसने किया कि गोलकुंडा को केवल इसलिए सजा दे दी कि वो सुन्नी धर्म को मानने वाले नहीं थे। लेकिन उसके बाद काबुल और कंधार वो नहीं जीत सके, और बलख और बदख्शां, मध्य एशिया की नीति में 4 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन जीत हासिल हुई, कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट उसका नहीं आया। लेकिन शाहजहां जैसे ही बूढ़ा हुआ, 4 बच्चों में लड़ाई हुई, जिनके नाम हैं, एक नाम दारा, एक नाम बहुत बड़ा नाम शुजा, मुराद, और एक नाम औरंगजेब। 3 बेटियां, जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। 7 संतानें उसकी जीवित थी। 14वीं संतान को जन्म देते हुए वो मरी थी। मरी बुरहानपुर में थी 1631 में, और ताजमहल बना 22 सालों में। जो बड़ी बात है उस पर तो बहुत बात करेंगे, ताजमहल को बनाने वाले कौन थे, कहां से आए थे, क्या था, कैसा संगमरमर लगा, कहां से आया। तो ये भी याद रखना, शाहजहां के काल में ही पहली बार जो हमारा मकराना का संगमरमर है वो यहाँ यूज करने की बड़ी परंपरा शाहजहां ने ही डाली। और उसके बाद हम, और एक बात और पढ़ी मैंने, ताजमहल है तो सफेद संगमरमर का बना हुआ, लेकिन कहते हैं दोपहर की धूप में उसका रंग और, रात की चांदनी में उसका रंग और। क्यों? वहां की जो मिट्टी है वो लाल रंग की उसके ऊपर उड़ उड़कर चिपक गई है, धूल जम गई है, और उसने रंग बदल दिया, उसका लालगी सी आ गई, सफेद और लाल मिक्स हो गया। लेकिन पूर्णमासी की रात को कहते हैं चांद की रोशनी में नहाया हुआ ताजमहल जो दिखता है रात को, उसको देखने के लिए लोग उमड़ते हैं, तो दिन में भी ऐसा नहीं दिखता। तो जो बना है वो तो जाकर देखने पे ही बात है। एक बार मेरे को एक प्रश्न आया था, पुरातत्व विभाग का मैं पेपर देने गया था, और वो आपको शेयर कर लूँ। प्रश्न आया, 4 बाग पद्धति पर मुगलों के मकबरे बने, ये हम पढ़ते हैं, या फिर बाग के बीचों बीच बने। 2 ही तरह की कला थी। ऐसा कौन सा मकबरा है, ऐसा कौन सा निर्माण है जो बाग के अंदर ही नहीं है, बाग के किनारे पर है? वो ताजमहल ही है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, बाग एक तरफ है और ताजमहल, और 4 बाग में जो बना हुआ पहला मकबरा है वो हम बाद में पढ़ेंगे, हुमायूं का मकबरा। और ये मैं जीके की क्लास में बता चुका हूँ, दोहरी गुंबद। दोहरी गुंबद यूं नहीं कि 2 गुंबद, गुंबद के ऊपर गुंबद, ये है दोहरी गुंबद। नीचे वाली गुंबद और उसको थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा आगे बढ़ा के फिर एक और गुंबद, ये ध्यान रखना। और हुमायूं का मकबरा, उस दिन मैं आपको बता 9 लोग उसमें दफन है, तो 9 लोग उसमें दफन है, और उसको मुगल काल का कब्रिस्तान भी कहते हैं। बड़ी बातें तो उसमें अभी जैसे ही शाहजहां पूरा हुआ, एक औरंगजेब। और ये याद रखना, औरंगजेब को पढ़ने का मतलब है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, विद्रोहों को पढ़ना। उसके जीवन में जाटों ने, सिखों ने, राजपूतों ने, सतनामियों ने, मराठों ने
लड़ाई ही लड़ाई करी और दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। ये हम आज तक पढ़ते हैं। औरंगाबाद में ही वो मर गया और वहीं उसकी अपनी पत्नी का उसने मकबरा बनवाया, रबिया बीबी, जो फारस की लड़की थी, और उसी से उसका विवाह हुआ था। और ठीक उसी की याद में जो बना दक्षिण का ताजमहल, या कह दूं ताजमहल की फूहड़ नकल, ये याद रखना। बस कल औरंगजेब